सो हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ीब्रा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का 2022-2023 का साइंस का क्लास 10th का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशंस। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आए चैनल पर। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है ज़ीब्रा एकेडमी पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, द चेंज इन द कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अच्छा, कि जो मॉइस्ट लिटमस पेपर मुझको यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसका कलर चेंज होगा, वो क्यों हो रहा है? उसके रीजंस है प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ लिटमस पेपर विच एक्ट एज अ इंडिकेटर। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में मिलने वाले, जितने भी क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेंगे, सेक्शन ए की वेटेज है 20 मार्क्स। ओहो सर, ऐसी क्या बात बता दी, हमें तो पता ही थी वाली बात। अरे देखो, अब दोस्तों देखो क्या बात है, इस 20 मार्क्स सेक्शन ए के अंदर ना एटलीस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ 15 जो क्वेश्चंस आपके आने हैं ना, वो सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड है। मतलब जो भी अपने एक्टिविटीज हैं, चैप्टर 2.1, 1.1 ऐसे एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज कुछ कहती हैं आपको। देखो, शायराना अंदाज ने कुछ कहेंगे, आप सबको समझना है कि वो कहना क्या चाह रही है, उससे क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट हम सब ने पढ़ रखे हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन एक्टिविटी अपने आप इस क्वेश्चंस को ना अपने आप आंसर करने आपको मदद करेगी। अगर आपने एक्टिविटीज पढ़ी है तो आपको लगेगा मतलब एफर्टलेसली आप इसको काम करो। अच्छा, इसका ऑप्शन ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर करी है वेल एंड गुड, नहीं करी, मैं आपको एक्टिविटीज ही बताऊंगा साथ में, कौन सी एक्टिविटी से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ये जो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है ना, ये वाला पहला क्वेश्चन, ये एक्टिविटी 2.9 है। आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। मैं आपको आगे क्वेश्चंस को कराने में मदद करता हूं। देखो, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आपके सामने सोडियम क्लोराइड को लिया गया। देखा है ना, सोडियम क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही यहाँ पर NaCl पड़ा हुआ था, और ऊपर से डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को एक्ट कराया गया। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, आपको पता है। मैं रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं। H2SO4 आपने जो ऊपर से डाला है, किसके ऊपर डाला है जी? NaCl के ऊपर जो डाला है, डालने से क्या निकलता है? HCl नाम की गैस। ये गैस बाहर निकलेगी, ये गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनता है? Na2SO4। ऑब्वियसली इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएगा HCl के बाद 2, और यहाँ पर NaCl के बाद 2। अब कंप्लीट बैलेंस है। तो देखो, अब निकला क्या, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जो HCl गैस निकली है, यही गैस का सारा खेल है। ये एसिड है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन गैसियस फॉर्म में। अब ये एक्टिविटी का देखो क्या बेहतरीन रोल काम आता है। जब ये NaCl गैस यहाँ से निकलेगी ना, ओ माफ कीजिएगा, HCl गैस यहाँ से निकलेगी ना, ये HCl गैस यहाँ से निकलेगी इन दोनों NaCl प्लस H2SO4 के रिएक्शन से। तो उसको मैंने कंटेनर मतलब टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिया। देखो ऊपर से मैंने कॉक लगा रखा है, बिल्कुल बाहर ना जा पाए, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी बिल्कुल इतू सी यहाँ पर है डिलीवरी ट्यूब है। तो जो यहाँ पर आपके सामने HCl गैस है ना, वो धीरे धीरे करते करते यहाँ से बाहर आएगी, और जब वो बाहर इस मॉइस्ट लिटमस पेपर पे अट्रैक्ट करेगी, मतलब जैसे रिएक्शन करेगी, तो वो कलर चेंज करेगा। वो किस लिए कलर चेंज कर रहा है वो आपको बताना है। अब देखो, ये आपके सामने लिखा है मैंने। अब बहुत महान बात इसमें जो कह दी गई है, ये जो HCl है ना आपका, ये HCl जब कभी भी मॉइस्ट जगह पर रिएक्ट करेगा ना, जैसे आप लिटमस पेपर मॉइस्ट, अच्छा अगर ड्राई लिटमस पेपर होता है ना, कभी भी रिएक्शन नहीं होता, आपका कलर चेंज ही नहीं होता, क्योंकि ये लिटमस पेपर मॉइस्ट है। ये एक्टिविटी का किया हुआ नोट है, आपको जो बता रहा हूं उसके अंदर क्या था, आपको बताया कहते आपको ड्राई लिटमस पेपर दिया गया ना, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी बताता हूं क्यों नहीं होती, लेकिन यहां पर आपको पहले हल्का सा ट्विस्ट चेंज कर दिया। यहां पर मॉइस्ट लिटमस पेपर दिया कि मतलब गीला है, टू वो मतलब पानी उस पर पड़ा हुआ है। तो क्या होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो HCl है ना, यहाँ पे स्प्लिट होगा पानी पर आने से, तो ये H+ और Cl माइनस में स्प्लिट हो जाएगा, और यही है वो H+, यही है वो H+, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपको जो लिटमस पेपर है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में, एसिड की वजह से। यही है वो H+ आयन। याद रखिए दोस्तों, ड्राई लिटमस पेपर कभी कलर चेंज नहीं करता, ड्राई लिटमस पेपर कभी भी कलर चेंज नहीं करता, क्योंकि लिटमस पेपर मॉइस्ट है, इसलिए कलर चेंज होता है। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। आई थिंक मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी जो भी एक्टिविटी में थी आपके लिए। प्रेजेंस ऑफ एसिड, ओ हाँ यही तो एसिड। ना बाबा ना, पैनिक मत करो, आपको लग रहा है ऑप्शन है, लेकिन सारे ऑप्शंस को पढ़ो। प्रेजेंस ऑफ एसिड, अच्छा प्रेजेंस ऑफ बेस, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। अगला वाला, प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। हाँ अभी सर ने यही, अरे आपको मैंने यही तो बताया, H+ आयन सॉल्यूशन में आया, यही है। और अगला ऑप्शन देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, सारे ऑप्शंस पढ़ो। प्रेजेंस ऑफ लिटमस पेपर विच एक्ट एज इंडिकेटर, हाँ लिटमस पेपर तो है, पर वो मैंने क्या बताया, ड्राई में काम नहीं करता, मॉइस्ट है, मॉइस्ट में काम क्यों कर रहा है? H+ आयंस की वजह से। इसलिए आपके लिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या, ये थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए एक्यूरेट है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 और 2 ना भाई ना, ऑप्शन सेकंड ना, थर्ड, ये थर्ड वाला आपके लिए जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया। फॉर मोर डिटेल टू वॉच एक्टिविटी 2.9। अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, ये रिएक्शंस मैंने आपके लिए पहले लिखी हुई है। MnO2 रिएक्ट विद 4HCl एंड फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे, अगर MnO2 को देखो, MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 के अंदर। और आपको पता है, आपको पता होना ही चाहिए यार कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस। लॉस ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होना क्या होता है, रिडक्शन। यहां पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। और दूसरी तरफ अगर ये देखो, HCl के साथ यहाँ पर क्या गेम हुआ है, HCl जो था वो बाद में, ये Cl के पास पहले H था और बाद में Cl अकेला रह गया। तो देखो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। आई नो, मुझे पता है यार, आप वहां से आवाज दे रहे होंगे। ये क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो भाई हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन। तो बस आप देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ओके ओके ओके, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म NCl। देखो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है MnO2 का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन वाले दो ऑप्शन, सिर्फ ये और ये, इन दो में से कोई ये होगा। ठीक है, ये इसके अंदर हुआ और HCl ऑक्सीडाइज हुआ ना, ना बाबा ना। देखो, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। देखो, इसमें वही लिखा जो हमने लिखा, MnO रिड्यूस हुआ है किसके अंदर, MnCl2 के अंदर। देखो, ये हुआ है रिड्यूस इसके अंदर, और HCl किसमें ऑक्सीडाइज हो गया है, Cl2 के अंदर। खत्म, सेकंड ऑप्शन, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अब हम। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3। ओरे बाबा, ये तो एक्टिविटी है 1.1, वही वाली सिंपल, आप हमने दोबारा आ गई। देखो, अब ये 1.1 एक्टिविटी क्या कहती है, इसको भी सुन लेते हैं भाई। एक्टिविटी 1.1 हमको कहती है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। अच्छा, इस सेटअप में क्या है आपको पता है। देखो, याद करो दोस्तों, इस एक्टिविटी हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी आपके सामने। इस एक्टिविटी में क्या होता था, आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। किसको जलाया दोस्तों, मैग्नीशियम, Mg को। जब Mg को जलाओगे, किसकी प्रेजेंस में जलता है, कोई भी कंबशन होगा ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। तो Mg को आपने O2 प्रेजेंस में जलाया, तो आप क्या बना रहे हो, यहाँ पर जलाने से क्या बन रहा है आपके, यहाँ पर बन रहा है, अरे बाबा बाबा, जगह ही नहीं छोड़ी बाबा। चलो ठीक है, आपने यहाँ पर जलाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे भाई। जब आपने इसको जलाई, रिएक्शन करी, तो ये क्या बना के दे रही है, यहाँ पर आपको बन रहा होगा Mg। और साथ ही साथ में याद रखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बनता है, बहुत ज्यादा हीट भी, गर्माहट भी बाहर निकलेगी, हीट ही बाहर निकलेगी। और साथ ही साथ में क्या निकलेगा, एक लाइट भी बाहर निकलेगी। अब ये क्वेश्चन सारा इसी लाइट के ऊपर आके गिर गया है कि भाई लाइट का कलर क्या, लाइट क्या है, क्या है, क्या है। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आपको नहीं दिख रहा होगा तो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ब्राउन पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फ्रॉम। अबे भाई, यहाँ ऑप्शन में साफ दिख रहा है व्हाइट कलर का पाउडर है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछिए यार CBSE वाले। देखो, ब्राउन पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फ्रॉम, अबे चल भाई, गलत है, कैसी बातें कर रहा है यार, हमसे काट दिया मैंने। कलरलेस गैस, ना भाई ना, क्या गैस की बात कर रहा है, कोई गैस थोड़ा बनी यहाँ पर। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, भी हाँ जी, हाँ जी हाँ, व्हाइट लाइट के साथ जला है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। तो चलो, आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, with the reference of the four gases CO2, CO, Cl2, oxygen, which one of the following option in the table is correct? Okay, एसिड ऑक्साइड, ये कौन से चैप्टर का नॉलेज है, ये है चैप्टर नंबर 3 की नॉलेज। यूज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये है चैप्टर नंबर 2 की नॉलेज। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 6 की नॉलेज को टेस्ट किया गया है। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन कौन सा, चैप्टर नंबर 4 की नॉलेज। तो देखो दोस्तों, 4 चैप्टर्स की नॉलेज को यूज करके आपके सामने क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन मैं आपके सामने सारे ऑप्शंस को एकदम खोल के रख दूंगा आपके सामने, आप देखो, खुद बोलोगे कि हाँ सर, हमें समझ आया। तो देखो दोस्तों, क्या है यहाँ पर, जितने भी आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो कभी आप ये मत बोलना एक लाइन के अंदर कि जी नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, ना बाबा ना। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं और दे कैन बी न्यूट्रल टू। एसिडिक भी होंगे और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल है ऑक्साइड। कभी भी आप ये मत बोला कि वो भाई एसिड ऑक्साइड, ना बाबा ना। ये दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डाउट वाली बात आई है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ऑप्शन क्या हो गया, तो CO2 होगा या फिर ये वाला डी या सी ऑप्शन में से कोई होगा, क्योंकि CO2 आंसर है। अब चलते हैं अगला, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ओहो, आंसर आपके सामने। देखो, अगर आपको पता है वाटर ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन, ऑक्सीजन कभी यूज तो ना करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये देखो, मैंने पहले क्या लेके चला, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अब आपको पता है क्लोरीन वाला आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन फिर भी अब आगे चलो, आपको आगे और एक्सप्लेन करने वाला हूं यार। देखो, होगा क्या,
अगर मैं आपको यहाँ बता दूंगा ना ये ऑप्शन है, चलो आगे वाला खुद ही कर लोगे, ना बाबा ना। पेपर ये सैंपल पेपर है, असली पेपर में तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो वहां आप ना फंस जाओ, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगले वाला, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओहो, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैं मान के चलो आपको कुछ नहीं आता है, मैं जीरो से चल के मान रहा हूँ आपको। देखो बुरा मत मानना कि सर बोले जीरो, लेकिन बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से नॉलेज देना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों होता क्या है, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन देखो, आपको याद होगा 6CO2 प्लस 12H2O, ये मिलकर बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो आपके सामने लिख रहा हूँ, C6H12O6, और साथ ही साथ में क्या बनता है, 6 पानी के मॉलिक्यूल और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब दोस्तों इस प्रोसेस को तो आपने बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, तो आपने बोल दिया ये जी होती है फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसका रिवर्स जो होता है ना, वापस आने वाला, ये याद करना, चैप्टर नंबर आपके लाइफ प्रोसेस के अंदर डायग्राम है कि ग्लूकोज और 3 पार्ट से बटा हुई, वही वाली प्रोसेस है। अब इसका उल्टा देखो, खाने को बनाना इस फोटोसिंथेसिस, बने हुए खाने से एनर्जी निकालना इस रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन क्या है, उल्टी प्रोसेस। तो देखो ये वाली प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ा गया और एंड प्रोडक्ट आपके लिए क्या बनेगा यहाँ पर, मतलब निकलेगा क्या, निकलने वाली क्या चीज है, तो वो क्या होगी आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो देखो वही आपने पूछा गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, आपको पता है ये निकलेगा CO2। चलो भाई ये भी मैंने डन किया। अगला, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, चैप्टर नंबर 4 की नॉलेज याद है, कार्बन चैप्टर में 4 क्वेश्चन वो है आपकी, रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ये वो बहुत सारी एडिशन रिएक्शन ऐसे करके। तो यहाँ पर वही नॉलेज है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। देखो इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, आपने जलाया, मैंने आपको पहले मैग्नीशियम वाले क्वेश्चन बताया था ना, यहाँ पर देखो जब वो जल रहा है, जलने से हमेशा किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कंबशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब ऑक्सीजन सरप्लस, मतलब जितनी उसको चाहिए उतनी आपने नहीं दी, तो वो रिएक्शन कैसा होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। और कंबशन दोस्त याद बिठा लेना, जलने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही आग लगवाने में मदद करती है। अरे यार ऑक्सीजन क्या दोस्त है क्या तुम्हारा, तो लड़ाई करवाता है, अरे कुछ भी समझो दोस्तों। तो देखो क्या होता है, जब कार्बन को आप अच्छे से जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है आपका CO2, अच्छे से जला है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। लेकिन अगर किसी तरीके से नहीं जल पा रहा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन अब जो मिल रही है ना इसको सरप्लस में नहीं है, बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर CO। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल करेक्ट आपके सामने। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन प्लेसिंग कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, ओहो ये तो मार्क करना पड़ेगा, कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। एक आपने क्या डाला, चांदी का सिक्का डाला है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर पहले से ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन पड़ा था। इट विल बी ऑब्जर्व फेरस, अच्छा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, चलो भाई चैप्टर नंबर 1 की ही एक एक्टिविटी है, इसके बारे में, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैं आपको नहीं भी याद तो मैं याद कराऊंगा ना आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है आपके पास यहाँ पर FeSO4, जो कि आपको पता है कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का, आपको मेंशन है क्वेश्चन के अंदर ही कि ग्रीन कलर का यहाँ पर पड़ा हुआ है। भाई गंदा हो गया, इसको चलो साफ कर लेते हैं यहाँ से, हाँ ग्रीन कलर का है। अब क्या होगा, उसके अंदर आपने उसका कॉपर का सिक्का डाला है, यहाँ पर आपने डाला कॉपर का सिक्का डाला यानी सॉलिड फेज के अंदर, और ये किसमें होगा, एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, ये इसका कलर लिखा है, बस मैंने ग्रीन ऐसे लिखते नहीं है, मैं तो आपको बताने के लिए यहाँ पर ग्रीन लिख दिया है। ठीक है, चलो इसको डाला गया तो आपको बताया गया है कि क्या होगा। देखो दोस्तों क्या ही बात कर रहा है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी की सीरीज की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, यहाँ पर आई बटन आएगा, मैं वहां पर मेंशन भी कर दूंगा। लेकिन आपको पता होगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ये होती है। अब उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि ये है आप हैं बड़े सुंदर से, बाल वाल खड़े हैं आपके, और यहाँ पर है आपका एक दोस्त, वो बिल्कुल चप्पू सा है ऐसे करके, बेचारा भोलू सा मोटू सा तून निकली हुई है, और दूसरा उसके साथ एक बहुत अच्छी सी दोस्त है। आपको ना वो दोस्त पसंद है, देखो गंदी मतलब मत निकालना, रिएक्शन समझाने के लिए टीचर को क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन देखो गंदा मतलब मत निकालना, जस्ट मजे से समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही होता है क्या होता है, आप सुंदर से, आप इसके दोस्त से ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप कर लोगे, अरे दोस्त की से ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप कर लेगा, और ये बेचारा अलग निकल जाता है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एक रिएक्टिव मेटल, ये जो रिएक्टिव मेटल है डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, अरे ये ग्रीन वाले को डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, चलो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, रिएक्शन एक्टिविटी में बताई गई थी, वो वाली रिएक्शन का थोड़ा सा उल्टा है। देखो यहाँ पर क्या है, आपने कॉपर को डाला और किसके अंदर डाला, FeSO4 के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा,
दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो है ना आयरन, दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। भाई इससे ज्यादा रिएक्टिव है ये, इसको कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, आगे डिशम 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 हो जाएगी, लेकिन रिएक्टिव ज्यादा है ये। आयरन ज्यादा लड़ाका है भाई, चक्कू वक्कू मार देगा, लेकिन इसका कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आयरन जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर नाम का लड़का आता है। तो यहाँ पर होगा नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं। हाँ अगर उल्टा होता, उल्टा क्या होता, अगर कॉपर सल्फेट होता यहाँ पर और यहाँ पर आयरन होता, तो आयरन आके लड़ जाता, आयरन कहता भाई भाई मेरी जगह है, मैं अच्छा दोस्त हूं, मैं लूंगा इसकी जगह पर, इसकी दोस्ती ज्यादा मैं अच्छी करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता, आप देखते क्या बनता, FeSO4 बनता। शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। अगर ये रिएक्शन होती ना, मैं आपको देखो दूसरे पहलू बता रहा हूँ, अगर होती तो क्या होता, क्योंकि देखो यही क्वेश्चन थोड़ी ना आना है पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपके लिए, नई शीट ले लेते हैं यार, दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रिएक्शन वैसे होती ना, मान लो कॉपर होता, अभी तो ये रिएक्शन है कॉपर और आयरन SO4 मिला के जो बना रहे हैं आपके लिए यहाँ पर नो रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर आयरन दिया हुआ होता ना और यहाँ पर कॉपर सल्फेट होता, तो आप बोलते कि भाई रिएक्शन होती और ये आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस करता और रिएक्शन में बनता FeSO4 और साथ में बनता कॉपर। ये है रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी ने बताई हुई है, और उसका उल्टा रिएक्शन आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका दूसरे वाला भाई। तो यहाँ पर नो रिएक्शन। चलो पढ़ते हैं ऑप्शंस को। टर्न्स ब्लू, नहीं भाई नहीं, टर्न्स ग्रे, नहीं भाई ये तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन होगा, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन कॉपर कॉइन, ये आएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन। तो चलो भाई हट जाओ आगे। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, आई तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने आपको दोनों रिएक्शन बता दिए, होगा तो क्या होगा, अगर कुछ और होता तो क्या होता, एनसीईआरटी एक्टिविटी भी बता दी है। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने, डिजिंग डिजिंग। हाँ, अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। ओहो, एसिटिक एसिड अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। यार ये कलर अच्छा नहीं है, हाइलाइटर लूंगा मैं, ये येलो वाला। हाँ, एक ग्रीन कलर का, अरे अनीता ने कुछ ड्रॉप डाली है डाइल्यूट एसिटिक एसिड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक पीएच पेपर पर, एंड कंपेयर द कलर, कंपेयर करिए कलर को, विच वन ऑफ द, अच्छा कौन सा कंक्लूजन ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखो दोस्तों। जो एसिटिक एसिड है ना वो क्या होता है, CH3COOH और HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl। देखो डिबेट इस बात में है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं एसिडिक हमेशा कौन होता है, देखो ये क्या है इसके अंदर, ये वाला आपका होगा लेस एसिडिक। क्यों लेस एसिडिक, क्योंकि ये क्या है, एक वीक है। अरे भैया वीक की स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं सर जी, क्योंकि ये क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होता है, जो पानी में जाता है ना वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होता, अपने सारे आयंस को नहीं बना पाता, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो ऐसे वाले एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। मान लो मैं एक वीक हूं, मैं पानी के अंदर गया और पानी के अंदर जाती ना मैं सारे H+ को डोनेट नहीं कर पाया पानी के अंदर, तो आप बोलोगे सर ये आप तो वीक एसिड निकले। लेकिन आप खुद घुस गए पानी के अंदर, और पानी के अंदर जैसे आप गए ना आप अच्छे से डिसोसिएट हो, अपने बहुत ज्यादा H+ आयन रिलीज करती है, तो आप होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और मैं हो जाऊंगा वीक एसिड, जो कि मैं अच्छे से आयोनाइज नहीं हुआ था। तो सेम केस यहाँ पर है, ये जो है ना आपका HCl, ये एसिटिक एसिड CH3COH, ये क्या होगा आपका वीक एसिड, और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं आपको लिख लेता हूं, ये क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑब्वियस है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा तो आपको पता है कि पीएच इसका लेस होगा। आपको नंबर याद होना चाहिए, जिसका पीएच कम यानी 1 पीएच वाला इज मोर एसिडिक देन pH 2, तो इसलिए ये वाला क्या होगा, इसका पीएच ज्यादा होगा यार ऑप्शन। तो चलो यार ऑप्शंस को देखते हैं। पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका पीएच वैसे ज्यादा होगा। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, तो इसका पीएच क्या होगा एक बार लिख लेते हैं, इसका पीएच होगा मोर, इसका पीएच होगा ज्यादा, इसका HCl का होगा पीएच लेस। चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। द पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यार ये बात सही लग रही है, बात सही लग रही है। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बात गलत लग रही है, गलत लग रही है। यही अभी तक मुझे सही लगा, अभी तक इतने भी पढ़े हमने। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन, बात गलत है भाई, ये तो वीक एसिड है, कैसे डिसोसिएट कर देगा पूरा अपने आप को, ये सी ऑप्शन भी गलत है। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, डी ऑप्शन भी गलत है भाई, सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ आपके लिए यहाँ पर नंबर ए जो है वो है बिल्कुल तरीके से सही।
एसिडिक एसिड का जो पीएच है वो क्या होगा, ज्यादा होगा देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चंस, ओए होए होए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखो यहाँ पर क्या है, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस को अच्छे से चुनना है भाई, चुनना ही है, हमें तो पता ही है बात। देखो ओके, पहला ऑप्शन है ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो हर बच्चे का दिमाग घूम जाएगा कि अनसैचुरेटेड, आपको पता है अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन आप किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन आप उसको बोलते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही हो बस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका है कि ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या आप इसके अंदर इसको हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड मानोगे? जी हाँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जी है ए अनसैचुरेटेड। क्या बी भी अनसैचुरेटेड है? बी नहीं है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना वो किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। होना किसके बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। पहला पॉइंट तो ये है ना होने का। दूसरा पॉइंट ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, इसके ऊपर दूसरा वाले एटम्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देख लो ऐसे वाले स्पीशीज बोलते हैं हेटेरो एटम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई और मेटल या बोलो कि कोई और एलिमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, आप इसको बोलोगे क्या होगा, हेट्रो। तो भाई हेट्रो एटम है ये, भाई हाइड्रोकार्बन नहीं है, असली नस्ल नहीं है हाइड्रोकार्बन की, मिलावट है भाई, हाइड्रोकार्बन प्योर दिया ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन को कर देते हैं यहाँ पर समाप्त। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, सी और डी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चलते हैं सी और डी की तरफ। सी एंड डी एस, ओ हो, सैचुरेटेड तो है मेरे दोस्तों, क्योंकि देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड 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 है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर देखो ये भिंडियां बैठी हुई है, ये कैसे बैठी हुई है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरा एलिमेंट आ गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम कांटा मारते हैं, तेरा मेरा चांटा, इसमें लगा कांटा। अच्छा अगला वाला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। ओके चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, क्या चल रहा है। कह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, इस वाले कंपाउंड को देखिए ए को, अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड सी वाले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जी हाँ, ऐसा कुछ सुना सुना सा तो लग रहा है भाई ये। चलो देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। देखो ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी गई है ना, कार्बन, आजा मेरे सुंदर से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये जो आपके सामने फॉर्म है ना, आप इसको क्या बोलते हो? देखो दोस्तों इसके अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इथीन। क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ इसको बोलेंगे हम इथीन। इथीन के अंदर एक रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और निकेल प्लेटिनियम पैलेडियम ये कैटलिस्ट को डालेंगे, बोला क्या ना कैटलिस्ट, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन होती है यहाँ पर। कार्बन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, ऊपर मैं नीचे ले लेता हूँ, ये जो यहाँ जो लिखना है ना मुझे दोस्तों, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मेरी फोटो आ रही है ना। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, जैसे हाइड्रोजन आएगा ना, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना, वो दोनों के दोनों इस पर आके अटैच करेंगे, अटैक होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम पैलेडियम, ये सब के सब क्या है, कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को आप मानेंगे हाँ ये होता है ए सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और सी वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इथेन। आई थिंक दिख रहा है यार, इथेन। तो यहाँ पर यही हुआ है, ये वाली फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इथेन, इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सत्य। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। In the given transverse section of a leaf, identify the layer of a cell where the maximum photosynthesis occur. अब देखो ये ना लेयर्स है, ये है आपकी पहली लेयर, ये आपकी सेकंड लेयर, ये पूरी की पूरी, ये आपकी थर्ड लेयर, और ये लास्ट वाली आपकी फोर्थ लेयर। अब आपको बताना है इन सारी लेयर्स में से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पर होता है। तो देखो मैं कलर कर देता हूँ, प्लीज समझ लीजिएगा, ये एक लेयर है, और ये रेड वाली जो है ना आपकी, ये पूरी एक लेयर है, भाई कलर हो जा। और जो नीचे वाली है ना, ये थर्ड वाली लेयर है, और ये जो लास्ट वाली है इसको मैं फिर से रेड से करता हूँ, ये आपकी लास्ट लेयर है। दोस्तों देखो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है हमारे सेकंड वाले और थर्ड वाले रीजन में। यही तो पार्ट होता है मीजोफिल सेल का। अरे अच्छे से लिख देते हैं यार, यही तो पार्ट होता है हमारा मीजोफिल, यही तो सबसे ज्यादा हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाला क्या होता है, लोअर
एपिडर्मिस। सिर्फ यही मीजोफिल वाले सेल पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाला। देखते हैं भाई सेकंड थर्ड वाला गलत, सेकंड थर्ड वाला ओए होए, बी वाला सही है, सी वाला गलत, डी वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी। कौन से वाला, कौन से वाला, बी, ये वाला सेकंड और थर्ड वाला। ये क्वेश्चन भी निपट गया, तो बड़े साइंस से निपट गया। अगले वाले पे चलते हैं। अब भाई भाई दोस्तों देखो वो कह रहा है डायरेक्ट एक्टिविटी की फोटो ही निकल कर आ रही है, यही बता दो कि मुझे एक्टिविटी में क्या। तो बोल रहा था एक्टिविटी बड़ी प्रीशियस है। देखो यहाँ पर क्या है, इस एक्टिविटी में बोला गया है ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन बिलो, गिवन नेम द केमिकल इंडिकेटेड एक्स। ये जो केमिकल एक्सेस के बारे में बता दो, जो कि एब्जॉर्ब करता है उस गैस को जो कि निकलती है बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। दोस्तों रेस्पिरेशन मैंने बताया था, फोटोसिंथेसिस का उल्टा क्या होता है, रेस्पिरेशन। जरा सा पिच्छू को चलते हैं, पिच्छू कहाँ गया। हाँ देखो ये लिखा, फोटोसिंथेसिस होती है, ये प्रोडक्ट बनता है आपका C6H12O6। उल्टा क्या बनता है, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म है, ये तो बाई प्रोडक्ट होता है। गैसेस फॉर्म में तो ये निकलता है, पानी कोई भाई समझना बात को, गैसेस फॉर्म में वही तो निकलता है। और मैं इस क्वेश्चन में और एक्सप्लेन कर देंगे, बात ही क्या है। एक्टिविटी है पूरी की पूरी हुई, तो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट लेता है, वो क्या होता है आपका प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट तो होता है आपका वही CO2 को लेता है, लेकिन इस प्रोडक्ट का ये चीज है एक्स, वो चीज क्या है जो कि बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन को लेती है, उस चीज का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके लिए। देखो इसमें क्या है, मैं आपके लिए पेन भी चलाऊंगा। इन अ टॉल पी प्लांट, देखो एक लंबा सा पी प्लांट को क्रॉस किया गया प्योर डॉफ पी प्लांट के साथ, और बताना जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन है वो भाई किस रेशियो में टॉल होंगी, क्या 100% टॉल होगी फर्स्ट जनरेशन, क्या सेकंड पर्सन वाली 75 होंगी, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आप कंफ्यूज ना होना, ये जो ऑप्शन दिए ना फर्स्ट वाले, ये बोलेंगे F1 के क्या ये होगा, और सेकंड वाले बोले गए हैं F2 के क्या होंगे। चलो अब मैं आपके लिए इसे सॉल्व करता हूँ। देखो क्या बोला गया है, टॉल पी प्लांट है। चलो ले लेते हैं, एक टॉल पी प्लांट लेता हूँ मैं, यहीं से लेता हूँ एक टॉल, और दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियसली डॉफ। ये मैंने उसके पेरेंट पता है। देखो ऐसे करना ऐसे ही चाहिए एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको वो करवा के थोड़ा ना पूछा गया आपसे, बस MCQ में आंसर बोलने के लिए बोला है, तो आप नॉर्मली करते हैं। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आदत ना बिगड़े किसी बच्चे की, उसको पता होना चाहिए कि सॉल्व जब करते हैं तो जी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं गलत तरीके से सॉल्व कर देंगे। अरे कहाँ गया मेरा चीज़ें, हाँ ऐसे नहीं आप गलत तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो हम अच्छे से मैं लिखता हूँ आपके लिए। ठीक हो गया मेरा, वो थोड़ा सा सीरी चालू हो गई थी, उसको बंद किया है। देखो आपने लिखा है यहाँ पर पेरेंट कैसे हैं, पेरेंट हैं आपके, एक है आपका टॉल, एक है आपका डॉफ। अब आप बताएंगे उनका जीनोटाइप कैसा है, एलेलिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है, एलेलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, टी टॉल, कैप स्मॉल टी डॉफ। अब क्या होगा, इन दोनों की क्या होगी क्रॉस, इनके गैमीट बता दो, इनके गैमीट क्या होंगे, इसका गैमीट होगा कैपिटल टी, इसका होगा स्मॉल टी। और जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनकर आने वाला। चलिए मेरा हो गया, ये है मेरी F1 जनरेशन। अब आप देख रहे हो F1 जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे टॉल ही तो निकलेंगे मेरे। तो देखो पहला वाला ऑप्शन मैं यहीं से समझ गया कि यहाँ पर डी होगा, 100% F1 में टॉल है। लेकिन जैसे आपको दिखाना भी है ना, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन आया, पेपर में कुछ और आ गया, तो मेरे दोस्त कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं आपको F2 भी बना के दिखाता हूँ। अब देखो F1 जनरेशन हो गई, अब आप क्या करोगे, इसी की सेल्फिंग करते हैं। अब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का सेल्फिंग करिए अपने, इन दोनों के क्या गैमीट बनोगे, इसके सारे गैमीट को हम लिखते हैं, ये हम लिखते हैं यहाँ पर इसके गैमीट्स, इसके गैमीट मैंने लिखे, और यहाँ पर इसके लिए बनाता हूँ मैं ये जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। आई होप आपको ये पता होगा पोनेट स्क्वायर में कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ओ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेरी दोस्तों आपको पता है ये क्या बनेगा, टॉल टॉल टॉल, उले बाबू ये रह गया डॉफ। तो यानी कि चार में से, देख रहे हो, चार में से आपका 75% तो क्या है आपके टॉल है, और डॉफ का है सिर्फ 25% जो है वो क्या है, ये आपको शायद दिख रही है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25% कहेंगे डॉफ। तो यानी सेकंड जनरेशन का क्या रेशियो है, ये आपकी F2 जनरेशन है दोस्तों, F2 जनरेशन। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, 75% F2 के टॉल और F1 के 100%। तो ऑप्शन नंबर डी 100% इसके, 75% F2 जनरेशन। ये भी हो गया सॉल्व। चलो आगे चलते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं यार, हंसी आ रही है यार। देख ये देखो तुम यार बड़े लौंडे हो, ये मत हो सर हम भी तो बच्चे ही हैं, अरे तुम बड़े हो गए यार। दोस्तों देखो क्या है, फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो और बताओ, डिपेक्ट करो क्यों क्या ट्रॉफिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली हो रहा है कि नहीं, अप्रोप्रिएटली हो रहा है कि नहीं हम बता देंगे जी। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल होता है ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मैं लिख देता हूं आपके लिए, अरे भैया अच्छी राइटिंग लिखेंगे, ग्रोथ
इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्रॉपिज्म या ट्रॉफिक मूवमेंट जो हो रहा होता है। देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो अब पहले वाला देखो ऑप्शन, ये जो रूट होती है ना, ये ग्रेविटी की तरफ जाती है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर जाती है कोई भी चीज अगर ग्रेविटी की तरफ जाती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। यहाँ पर रूट जा रही है, हाँ ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है। पर ये जो शूट वाला पार्ट है, ये तो सन की तरफ जाते हैं तो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो भाई ये वाला ऑप्शन होगा आपके लिए गलत। सेकंड ऑप्शन को देखो, रूट सन की तरफ जा रही है, मतलब क्या भाई, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है कभी, नीचे जाने के बजाय ऊपर जाती है कभी रूट, नहीं, ये ऐसे ही मैंने गलत कर दिया। थर्ड वाला देखो, रूट नीचे जा रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, वेरी गुड। क्या ये शूट दिखा रही है आपको, दूसरे वाला आपका ट्रॉपिज्म, हाँ ये दिखा रही है फोटोट्रॉपिज्म, ऊपर की तरफ जाना, सनलाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, उसकी तरफ जाना। और ये शूट मतलब ये जो रूट वाला पार्ट है, ये कहाँ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ, जियोट्रॉपिज्म। तो दोनों आपको यहाँ पर दिख गए हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आपको दिखा रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ये आपको दिखा रहा है पॉजिटिव, दिख रहा है ना यहाँ पर, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, फोटोट्रॉपिज्म दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है दोस्तों, हाँ फोटोट्रॉपिज्म। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंसर भी सी है, खत्म, सही हो गया यार। चलो आगे चलते हैं, दोबारा से दिक्कत ही क्या है अपने को। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगले वाला है, द डायग्राम शोन below depict pollination, choose the correct option that will show maximum variation। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैक्सिमम वेरिएशन कैसे दिखेगी ऑफस्प्रिंग की। चलो आपके सामने थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा है, आप दिख रहा है आपको पूरा। देखो दोस्तों अच्छे से समझना, पॉलिनेशन की एक्टिविटी मैं ऑफलाइन क्लासेस में अपनी बताती रहता था, लेकिन आपको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, कुछ ऊपर ऊपर से नहीं बोलूंगा। देखो हो सकता है वीडियो की लेंथ लंबी हो, लेकिन डिटेल में देखो, कहते हैं ना गुड थिंग्स टेक टाइम। शॉर्ट शॉर्ट में देख लोगे ना, अभी कर लोगे, सैंपल पेपर को कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे असली पेपर के लिए, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। और अगर आपको लगे ना कभी कभी लगता है बच्चों को मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ना 0.75 कर लेना स्पीड को, ठीक है। चलो देखो अब सारे ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप सब लिखे हैं। ए के अंदर क्या हो रहा है, उसी प्लांट से मतलब पॉलन ग्रेन आए और उसी प्लांट की ओवरी पर स्टिग्मा पर जाके अटैच हो गए, तो ये कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जी। इसमें मैक्सिमम वेरिएशन नहीं आएगी दोस्त, ये क्या है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें नहीं आएगी मैक्सिमम वेरिएशन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा सिर्फ मैक्सिमम वेरिएशन वाला। बी को देखो, और हाँ बी के अंदर हो रहा है, देखो एक प्लांट के पॉलन ग्रेन गए और दूसरे वाले के स्टिग्मा पे जाके अटैच होते हैं, ये पॉलिनेशन हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा आपके लिए मैक्सिमम वेरिएशन लेकर आएगा। तो यहाँ पर हम बी के लिखा लिख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन, और ये आपके लिए लेकर आएगा वेरिएशन, अच्छी वाली मैक्सिमम वेरिएशन लाने वाला भाई आपका यही दोस्त है बी वाला। चलो और ऑप्शन देखते हैं। देखो डी में भी तो सी हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इसके अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन है, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। और सी में देखो क्या हो रहा है, सी में उसी प्लांट के पॉलिनेशन उसी के स्टिंग ऑफ द लग रहे हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेशन, हट ये नहीं करेगा वेरिएशन। तो वेरिएशन कौन कर रहा है, बी और डी। ऑप्शन देखते हैं भाई, देखते ही चमक गया ऑप्शन बी और डी, आ गया ऑप्शन नंबर बी और डी, ये भी सॉल्व हो गया। अगले वाले पर चलते हैं दोस्तों। देखो जल्दी जल्दी हो रहे, कॉन्सेप्ट पता है, आगे चलोगे, सारी एक्टिविटीज मैं ऐसी करा दूंगा आपको। अगला देखो, अच्छा भाई देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, इन अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर सेवरल मिनट्स, एक सर्किट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया, उसमें क्या हुआ, कनेक्टिंग किया, उसके अंदर कॉपर के तार लगाए हुए हैं और वो तार गर्म हो गए। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तार का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो ऑफ वायर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो की पॉइंट ये है, अगर आपका बड़ा ले लेते हैं जी, छोटे में आ रहा है टेक्स्ट, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये आराम सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, इस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस लगभग ना आप याद रखो 4 चीजों में डिपेंड करता है, टेम्परेचर में लिखा नहीं है। क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके रो के ऊपर, रेजिस्टेंस करता है आपकी लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस करता है आपके एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रो बढ़ेगा, और अगर रो बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ आसान भाषा में, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ये नीचे वाला एरो है, रो इंक्रीज करेगा, और रो के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। डिक्रीज वाला ऑप्शन गलत,
रिमेन सेम वाला गलत, डिक्रीज फॉर सम टाइम एंड देन इंक्रीज करेगा थोड़े टाइम के लिए फिर घटेगा, ये ऑप्शन भी गलत। सिंपल बात खेलेंगे बाबू हम, तो ये रहेगा सिंपल इंक्रीज। तो ये आप याद रखना दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपके लिखा है कि ये फॉर्मूला होता है और ये 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। 1 2 3 4। चलिए आसान क्वेश्चन से आगे चलते हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा एक कॉपर का वायर जा रहा है दो पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में जा रहा है। द करंट इन अ वायर कैन बी रिवर्स। जो करंट है ना वायर में उसको बदल सकते हो, कभी इधर से अंदर, मतलब कभी ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे आप उसको बदल सकते हो कि नहीं जी अब वो अंदर जा रहा है, ऐसे बदल सकते हो। एंड द पोल ऑफ मैग्नेट, अच्छा पोल ऑफ मैग्नेट को भी बदल सकते हो, कभी उठा के नॉर्थ पोल के इधर रख दो, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, ऐसे बदल सकते हो। मतलब यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, आप बदल सकते हो, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया। तार करंट बाहर जा रहा है, करंट को अंदर भी ला सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन, चार दिशाएं होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन सारी दिशाओं में से कितनी दिशाओं में, इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन शो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। तो फोर्स कितनी दिशाओं में लग सकता है अगर आप करंट को मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हो। तो उसको समझाने के लिए ना ये जो चार डायग्राम है ना मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, आपको मैं समझाऊंगा, आप खुद भी करके देखना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको खुद अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा लेटरल इन्वर्जन लगेगा। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से कुछ करके दिखाऊंगा ना आपको सामने लगेगा कि मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ, बना है तो कुछ और है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ करके भी देखना, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। नहीं तो मैं आपको बोर्ड पर भी इसको करा सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो। देखो इसके अंदर क्या है, देखो मैंने यहाँ पर चार डायग्राम बनाए, नॉर्थ साउथ यहाँ लगाया हुआ, देखो यहाँ पर दोस्तों ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ, और जो बाकी दो डायग्राम है ना मैं उसमें बदल देता हूँ, ये करता हूँ साउथ और ये करता हूँ नॉर्थ, और ऊपर होगा ये करता हूँ साउथ और ये करता हूँ नॉर्थ। अब आपको याद होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ में जाती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, आपको रूल पता होगा FBI वाला। अच्छा आपने शायद फादर मदर चाइल्ड से किया होगा, लेकिन मैं दोस्तों रिकमेंड करूंगा FBI के नाम से करें। क्यों करें? क्योंकि देखो आगे वाली क्लासेस में ना 12th में आप पढ़ोगे यही नाम रहेगा। एक 90 डिग्री पर लगता है फोर्स, ये आपको पता होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स यहाँ पर लगता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर ही नहीं बता रहा है, ज़्यादा हाई फाई थोड़ा ना बताना आपको, यह रहेगा करंट। तो ये होता है आपका फोर्स, बी से होता है मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है ना आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है, स्क्रीन चेक करनी पड़ती है। और ये क्या होता है? करंट। सारी दिशाएं मैंने आपके लिए बना दी। अब आप देखिए इस दिशा को देखिए, मैंने इसमें लेबल कर दिया कि इधर करंट बाहर जा रहा है, इस वाले केस में देख रहे हो, फर्स्ट वाले केस में बाहर जा रहा है, इस वाले केस में करंट अंदर जा रहा है, इस वाले केस में मान लो कि अब फिर से हम बाहर ले लेते हैं, और इस वाले केस में हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, चारों केस बनाए हैं। अब आप समझना, देखो इसमें क्या होगा, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, नॉर्थ से साउथ, और करंट जा रहा होगा बाहर। तो देखो ऐसे ही समझना, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी इंडेक्स देखो मैंने दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपको दिख रहा हो तो, अरे दिख रहा है, FBI, मैंने तीनों अपने लिखे हुए हैं हाथों पर, देखो। अब ऐसे लिखना आपको शुरुआत में याद हो रहेगा, मैं आपके लिए लिखा ही है मैंने बस, देखो। तो अब समझना नॉर्थ से साउथ जा रहा है आपका करंट, ये देख रहे हो, मैं एक हाथ में ले लेता हूँ ना, नॉर्थ से साउथ जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये दिशा दी मैंने दिशा। करंट कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, मतलब समझो कि मेरी तरफ आ रहा है, तो अब क्या होगा, ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो इस दिशा में मैं क्या बोलूंगा, फोर्स कहाँ लग रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जी। अब अगला वाला केस ले लो। अब करंट करते हैं मैंने उल्टा, नॉर्थ से साउथ आपका जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन करंट जा रहा है वो आपकी तरफ, तो ये लो ऐसे ले लो। तो फोर्स कहाँ लग रहा है मेरा? नीचे की तरफ। ले जो मैंने नीचे की तरफ कर दिया, साउथ दिशा में कर दिया जो फोर्स लग रहा है। अब अगला केस ले लो। अब देखो ये दो केस आपको मैंने बता दिए। अब देखो अब जा रहे हैं नॉर्थ साउथ बदल दिए गए, अब से देखो तो नॉर्थ है आपका इधर और साउथ है तो अब करंट मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अब ऐसे। ठीक है, और जो आपका वायर में से करंट है वो बाहर निकल रहा है, तो ये रहा बाहर की तरफ आपकी तरफ निकल रहा है। तो मैग्नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, तो ये बता रहा है क्या? अपवर्ड। ठीक है, देखो तीन केस कर रहे, दो में ऊपर गया एक में नीचे गया। अब एक और केस करते हैं। इस केस में देखो वही है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, नॉर्थ से साउथ ये ऐसे करके जा रही, ऐसे करके जा रहा है ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन करंट जो है अब कहाँ पर जा रहा है? आप आपका इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि समझो कि अब ये भाई अंदर आ जा, ऐसे जा रहा है। तो अब दिशा क्या है समझना दोस्तों। अरे यार ये नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो मेरा अंगूठा जो है नीचे की तरफ, तो इस केस में नीचे की तरफ आएगा, तो इस केस में नीचे की तरफ आएगा ये डाउनवर्ड। तो देखो हमने 4 बार करा, एक बार ऊपर, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार, यानी चार चार में से सिर्फ 2 बार करने पर 2 बार ऊपर जा रहा है, 2 बार करने पर 2 बार नीचे जा रहा है, यानी सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में जा रहा है करंट। तो इसका आंसर फोर्स, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 डायरेक्शन में चेंज होगा आपकी फोर्स जो लगने वाला होगा इस पर। आई होप ये आपको समझ आया।
चलो जी, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है अ प्लास्टिक इंसुलेटर सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल एज शोन इन फिगर। अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। बोला गया है डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वायर के अंदर रेजिस्टेंस का घटना वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन व्हाट। देखो प्लास्टिक इंसुलेशन इसमें कोई काम नहीं करेगा, ये प्लास्टिक लगा हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कब घटेगा अगर मैं वायर के अंदर क्या इंक्रीज कर दूं। पहला ऑप्शन है लेंथ इंक्रीज कर दूं, डायमीटर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, ओके, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन। प्लास्टिक इंसुलेशन जी कोई काम नहीं करेगा, इसको वैसे ही हटा दो, कोई ऑप्शन में नहीं बनता ये। आपको पता है, याद करो पीछे फॉर्मूला क्या लिखा था, ये किसके बराबर होता है, आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाय ए। एरिया किसका, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको डायमीटर दिया, डायमीटर को आप आधा कर दो, वही तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कि रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या होगा, अगर एरिया को आप मोटा कर दोगे, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया आप इंक्रीज कर दोगे, डायमीटर को मोटा कर दोगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके बढ़ने से ये चीज घटती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। और अगर ये घटेगा, एरिया घटेगा, तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, आपको तो डिक्रीज करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे डिक्रीज करूं, अगर एरिया आपका बढ़ा दोगे। एरिया कैसे बढ़ाओगे, डायमीटर के बढ़ाने से। ये यही वाला एरिया है, यही वाला डी देख रहे हो आप, ये जो मोटा कर दोगे आप इस तार को, ये जो डी है इसको आप और बड़ा कर दोगे, तो ये रेजिस्टेंस और घट जाएगा। आंसर होगा इसका डायमीटर ऑफ अ वायर। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर करेंटिंग करेंटिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में बताना है। अगर एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर सीधा बंदा है बंजा, अगर इसमें करंट जा रहा है तो आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी। आपके लिए मैं बता दूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। मान लो अगर ये है ना वायर, इसके ऊपर करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल होता है। इसमें क्या बोलते हैं, ऐसे आप राइट करो, राइट हैंड, और ये जो उंगलियां जब रैप कर रहे हो ना, रैप, ये रैप करने से आपको पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे। अगर करंट की दिशा बताता है आपका थंब, करंट ऊपर है तो दिशा ऐसे होगी, ऐसे। और अगर करंट नीचे की तरफ है दिशा ऐसे होगी, ऐसे। समझना, दिशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंज करती है। लेकिन बनेगी कैसे मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन ये है। मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसे बनेंगी। देखिए ये भी एक एक्टिविटी है। आप मान लो एक 3D आप ऐसे प्लेन इमेजिन करो, ठीक है, ये इमेजिन करो। अरे भैया अच्छे से मैं बनाता हूँ आपके लिए इमेजिन करवा के। ये लाइन लो और ये इमेजिन करो, ये आपका 3D प्लेन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना वो ऐसे बनेंगी, एक इसकी इस तरफ, ये समझ रहे हो, ऐसे करके एक कॉन्सेंट्रिक बनती है। ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी की। तो ऐसे गोल 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 गोल, मतलब ऐसे एक एक चूड़ी सी रखी मैंने इसके सामने, एक छोटा छल्ला, एक और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे गोल 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 स्टार के चारों तरफ बनती है। तो ऑप्शन आपके सामने है कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डी है हमारा करेक्ट, सीधा देखो, देखते ही मुझे देखा कॉन्सेंट्रिक ही बनती है, बस सिंपल आया। अगला, अगला पार्ट आता है आपके लिए असर्शन रीजन का। देखो दोस्तों, असर्शन रीजन में क्या होता है, दो आपको ना टर्म्स दी होती है, मतलब दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है वो सही है या गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो आपको ये चेक करना है कि क्या असर्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन देखो, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर होता है ए। मतलब अगर ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आएगा ए। अगला, ए सही है लेकिन आर भी सही है, पर आर जो है ना, रीजन जो है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे तो सही है लेकिन रीजन ये सही, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ऐसे बोलूं कि मैंने आज रायता पिया क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सही बात है, लेकिन मेरे उससे क्या रिलेशन है कि मैंने रायता पिया, उससे कोई रिलेशन नहीं बनना ना। तो आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई, इसमें आप ऑप्शन लोगे बी, असर्शन भी सही है, वो भी सही है, रीजन भी, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे में लेते हैं बी। थर्ड वाला होता है कि भाई दोनों के दोनों गलत हो, ए मतलब ए वाला हमारा असर्शन हमारा सही हो लेकिन हमारा ए वाला गलत हो। डी वाला होता है असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, दोनों गलत। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादा क्या बताऊं, समझदार इंसान है। आप स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन को। देखो ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड अप इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जी हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। आपको याद होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता ही क्या है, होता ही क्या है ब्लैक एंड व्हाइट में, आप AG BR को लेते हैं और इसके ऊपर क्या पड़ती है, कोई भी लाइट, आप सनलाइट ले, कुछ लाइट ले रहे होते हैं, और इससे क्या होता है AG BR टूटता है AG के अंदर और BR2 के अंदर। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर लगा दीजिए BR2 है तो यहाँ लगाएंगे 2, यहाँ लगा देंगे 2, तो देखिए इसमें टूटता है। और यही ये यूज की जाती है फोटोग्राफी के अंदर।
ये एजी के जो इंप्रेशन होते हैं ना तो यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। चलो आपका असर्शन तो सही है। अब अगला वाला रीजन, लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेरे मुंह से एंडो ही निकला क्योंकि आंसर एंडो ही है दोस्तों। देखो इसमें बोला गया है ये जो लाइट है ना एनर्जी प्रोवाइड करती है इस एक्सोथर्मिक के लिए। देखो एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब होता है हीट का बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट कर जाना हीट का। लेकिन इसमें बाहर कहाँ निकलती है जी, आप इसे खुद देते हो, लाइट से आप देते हो, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रीजन आपका गलत है, समझ रहे हो। ये असर्शन आपका सही है, असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो इसके अंदर असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। Height of a pea plant is controlled by efficiency of enzyme and it is thus genetically controlled। पहले इस पैटर्न में टिप्पणी करूंगा मैं अपनी। देखो जो हाइट है किसी प्लांट की एक कोई एंजाइम कंट्रोल करते हैं और एंड दस इज जेनेटिकली कंट्रोल, कुछ एंजाइम की एफिशिएंसी कंट्रोल किया जाता है किसी की हाइट, और ये चीज़ जेनेटिकली कंट्रोल होती है। ये बात सही है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो मान लो कोई प्लांट टॉल है तो इसका करेक्टर इसके कोड्स मतलब कौन देता है करने के लिए उसको, ये जो रीडिंग जा रही है ना वो दे रहा होता है कुछ भी डीएनए, डीएनए के अंदर जीन होते हैं वो काम कर, मान लो जीन उसके डीएनए के अंदर होते हैं ना, जीन बताते हैं डीएनए को ये काम करना है, तो ये डीएनए ये काम करवाएगा, पर कैसे करवाता है इसकी पाथ आप थोड़ा सा आगे देखो। डीएनए ना कोई ना एंजाइम्स बनाएगा, मान लो ए चीज हाइट बनाने के लिए ग्रोथ हार्मोन होता है, तो मान लो ए चीज बी में कन्वर्ट होगी तभी वो काम हो पाएगा। लेकिन इस बी को करने के लिए ना आपको एंजाइम्स चाहिए जो कि जल्दी जल्दी काम को करवाएं, और ये एंजाइम किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोटीन ये कौन बनवाता है, ये डीएनए ही बनवाता है। अगर डीएनए ने कोड करा के प्रोटीन बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा और ये बन गया और एंजाइम हो गया तो ये ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना ये नहीं होगा। और ये सारी चीज आपकी जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी आपके जेनेटिकली कंट्रोल होता है कि आपके जैसे कि नहीं आपके दादों को भी थी, इसको भी थी, उसको भी, तो कुछ का ना जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं। तो आप समझना कि अगर कभी आपका इंसुलिन नहीं बन रहा क्योंकि वो डीएनए में थोड़ी सी कमी आ रही है, तो क्या होगा, वो नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा तो क्या होगा, यानी कि प्रोटीन नहीं बन पा रहा, वो एंजाइम नहीं बन पा रहा जो कि ए फॉर्म से इंसुलिन को बी फॉर्म में लेकर आपके अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। तो देखो है ना, डीएनए से कंट्रोल्ड है पर एंजाइमेटिक नेचर भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल कर देना ऐसे ना नहीं आपको। तो देखो हाइट ऑफ ई प्लांट बिल्कुल सही है। अगला रीजन, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन अ सेल। देखो रीजन भी सही है, मैंने आपको सब बता दिए वाले रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाओ जी जनाब 19वें नंबर क्वेश्चन पर। चलो बोला गया एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं दूसरे कलर से करूंगा हाईलाइट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। रीजन एम्फीबियंस, अच्छा पहले बात करते हैं एम्फीबियंस कौन होते हैं। देखो जी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस होते हैं वो जानवर जो कि वाटर के अंदर भी रह सकते हैं प्लस लैंड पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे जानवरों में क्या होता है, मिक्सिंग होती है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड खून मिक्स होता है डीऑक्सीजनेटेड के पास, और इनके पास क्या होते हैं, थ्री चैम्बर। याद करो हार्ट की जो डायग्राम है ना, उसी वाले पेज पे नीचे वाले पैराग्राफ में सारी बातें लिखी हैं। ये हार्ट किसके पास दो चैम्बर है, किसके पास चार चैम्बर है, किसके पास एक्सेप्शन है, रेप्टाइल के अलावा भी चार चैम्बर्ड है, ह्यूमंस का कहते हैं चैम्बर्ड है। याद करो एम्फिबियन के पास होता है तीन चैम्बर्ड हार्ट, और फिशेस के पास क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स के पास कितना होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास होता है चार चैम्बर का हार्ट, हमारे पास कितना होता है, चार चैम्बर का हार्ट। तो चलो अब पढ़ते हैं ये बात क्या है। कैन टॉलरेट मिक्सिंग, हाँ जी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की मिक्सिंग टॉलरेट कर जाते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, क्योंकि थ्री चैम्बर्ड हार्ट है ना उनके पास, करते हैं। ये रीजन आसेशन आपका सही है। रीजन एम्फीबियंस आर एनिमल विद टू, अरे भाई पिटाई लग जाएगी इसकी, इतनी गलत बात कर दी कि टू चैम्बर हार्ट बिल्कुल नहीं होते, गलत है इसका रीजन। देखो असर्शन आपका सही है लेकिन रीजन आपका गलत है, मतलब मैं क्यों क्रॉस लगा रहा हूँ, ऑप्शन आपका ये होगा सी वाला। अगला वाला लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, आप बिल्कुल झूम जाना इसके बाद, वीडियो को लाइक कर देना आपको मजा आ रहा है तो बिल्कुल। अगला देखो सेशन, ऑन अ फ्रीली सस्पेंडिंग, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन अ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलो जी दोस्तों, पहले आपको सोलेनॉइड बताएंगे क्योंकि हम तो ये मान के चले हमारे दोस्त बच्चों को कुछ नहीं आता, आता होगा लेकिन ऐसे बताना है बेसिक लेवल से। मानो एक करंट कैरिंग कोई वायर है, यहाँ से जा रहा है यहाँ से जा रहा है, आई आई करंट निकल रहा है। कहते हैं कि जब ये करंट कैरिंग वायरस में जाता है ना, तो ये ना ऐसे बार मैग्नेट बिहेव करता है,
एक इसका साउथ पोल बन जाता है, एक इसका नॉर्थ पोल बन जाता है, और इनके अंदर ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है, ऐसे बाहर जैसे बाहर मैग्नेट में नहीं बनती वैसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। और जब आप इसको लटकाओगे हवा के अंदर, तो अर्थ के अंदर की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? अर्थ के अंदर बहुत सारे आयंस है वो घूम रहे हैं, तो उनसे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप अलाइन कर जाता है ज्योग्राफिकली, ये बिल्कुल ठीक करता है, ये सही बात है ये। चलो रीजन क्या है इसका? वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्टेट सॉलिनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, देखो मैं नीचे लगाया हुआ है, मैं हिलाऊंगा पेन तो हट जाएगा, ये देखो। हाँ ठीक है। एंड अदर पोल एक्ट एज अ साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बधाई हो आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। देखो सेक्शन ए पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और अब स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन नंबर बी। तो इस अगली वीडियो में करूंगा सेक्शन नंबर बी को, सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन बी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई भी पार्ट नहीं समझ आया, मुझे दोबारा मैसेज करो, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मैं पूरा क्रैश कोर्स आपको ऐसे ही देने वाला हूँ।